हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्स। आज है 9 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, हार्ड वर्ड्स वोकेब्स को नोटिफाई करेंगे, साथ ही साथ उसका सिनोनिम सेंटोनिम्स देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका डेली असेज, हम अपने लैंग्वेज उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी सीखने वाले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास। इफ यू आर प्रिपरिंग फॉर एसएससी बैंकिंग, either you are trying to learn English or speak English fluently, so be with me till the end। मेरे साथ बने रहें अंत तक, मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है a respite on the 2 week US ईरान सीज फायर। रिसेंटली अभी न्यूज़ आया कल ही 8 अप्रैल को, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। रिस्पाइट वर्ड का यूज़ हुआ है, देखिए इसको समझते हैं। रिस्पाइट मतलब होता है राहत, मोहलत, विश्राम। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप एक लंबी सफ़र में चल रहे हैं, चारों तरफ कुछ नहीं है, सड़क ही सड़क है और कड़ी धूप है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, जून का महीना चल रहा है, कुछ भी नहीं है, आप एकदम परेशान हैं। बीच में आपको एक पेड़ मिल जाता है रास्ते में, आप थोड़ा सा रुक के विश्राम कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रेस्पाइट माय डियर फ्रेंड। तो बहुत अच्छा वर्ड का यूज़ किया गया है, रेस्पाइट। ठीक है, 2 सप्ताह के लिए अभी युद्ध विराम हुआ है। रुक मतलब युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ 2 सप्ताह के लिए विराम हुआ है। चलिए, इसका सब टाइटल है यूएस शुड नॉट अलाउ इजराइल टू सेबोटेज द सीज फायर विथ ईरान। देखो सेबोटेज मतलब क्या होता है, सेबोटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट करेंगे। इसका मतलब होता है तोड़फोड़ करना, विफल करना, असफल करना, या फिर गला घोंट देना किसी चीज़ का। ठीक है, सेबोटेज का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि रेन सेबोटेज आवर पिकनिक, हमारे पिकनिक को बारिश ने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, विफल कर दिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका को इसराइल को अलाउ नहीं करना है, मतलब उसको कंट्रोल में रखना है। ये जो सीज़ फायर हुआ है ईरान के साथ, इसको वो असफल ना कर दे, विफल ना कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। After demanding Iran's unconditional surrender and threatening to erase its civilization, देखिए आफ्टर डिमांडिंग, डिमांडिंग, डिमांडिंग देखिए ये क्या है, ये है भर फोर, जेरंड है ये, इसको नोट करेंगे। ये क्या है, जेरंड है। जेरंड मतलब भर फोर, जिसमें आईएनजी लगा होता है। इसको भी हम लोग एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सुने होंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। ठीक है, ये क्या है, वर्ब फोर है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। तो इस आप अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, वर्ब फोर से स्टार्ट कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो आफ्टर डिमांडिंग, पहले अमेरिका की मांग थी अनकंडीशनल, बिना शर्त के सरेंडर करो, झुक जाओ मेरे आगे, आई एम द बॉस, ट्रम्प बोल रहा है। एंड थ्रेटनिंग टू इरेज इट सिविलाइजेशन, धमका रहा है, एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा, समझे, सिविलाइजेशन ही इरेज कर दूंगा। अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, इरेज मिटाना। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड अनकंडीशनल है, एब्सोल्यूट इसका सिनोनिम्स होता है कंप्लीट, और सरेंडर देखिए कैपिचुलेशन, सबमिशन, इसका सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। सरेंडर तो आपको पता ही होगा, लेकिन सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिएगा। सबमिशन, कैपिचुलेशन, इरेज भी आपको पता होगा, लेकिन सिनोनिम्स देख लीजिएगा। ओब्लिटरेट, वाइप आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on April 8 agreed a 2 week ceasefire and to hold direct talks with Tehran on the basis of 10-point peace formula। अब देखिए क्या वो 8 अप्रैल को, पहले तो बोल रहा था एकदम जड़ से ख़त्म कर दूंगा, नेस्ता नाबूद कर दूंगा, अभी ये बोल रहा है अचानक से इसका रंग बदल गया। ठीक है, अग्री टू 2 week ceasefire, वो मान गया कि 2 सप्ताह का अभी युद्ध विराम में वो अग्री कर गया है। टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद तेहरान, तेहरान ईरान का कैपिटल है, इसलिए ईरान को डिनोट करने के लिए तेहरान का यूज़ किया गया है कि वो ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक करेगा, सीधा वार्ता करेगा। और उसका जो 10 पॉइंट वाला फॉर्मूला है, मतलब जो 10 शर्तें रखी हैं ईरान ने, उसके बेसिस पे अभी वो एग्री कर गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन थ्रेटनिंग भी भरपूर है। तो थ्रेटनिंग, डिमांडिंग, ये जेरंड है। ठीक है, जेरंड एज ए सब्जेक्ट का यूज़ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि डेली एसेज भी हम लोग सीख सकते हैं अनकंडीशनल का। माई हेल्प इज़ नॉट अनकंडीशनल, मेरा सहायता जो है वो अनकंडीशनल नहीं है। यू हैव टू बाई मी डिनर, मेरे लिए तुम्हें डिनर खरीदना पड़ेगा। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या है, बिना शर्त वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Iran has said that it will honor the truce and allow the safe passage of vessels through the Strait of Hormuz. Very important one, Strait of Hormuz।
ये एक ऐसा स्टेट है, जलडमरू मध्य है, मतलब जल मार्ग है जिससे 25% पूरा वर्ल्ड का तेल और गैस इसी रास्ते से होके गुजरता है। मतलब कुवैत से, सऊदी अरब से, इराक से जो भी तेल आता है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है। जब युद्ध हो रहा था तो ईरान ने इसको बंद कर दिया था। इससे क्या हुआ था, पूरी दुनिया में प्राइसेस, जो कीमतें हैं खाद्यान्न की या फिर तेल और गैस की, बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो ईरान ने कहा है कि वो शांति समझौता का सम्मान करेगा। ट्रूस मतलब यहाँ पे क्या होगा, शांति समझौता। ठीक है, इसका वो ऑनर करेगा, सम्मान करेगा। और क्या करेगा, और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो जल मार्ग है के माध्यम से जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग की अनुमति देगा। मतलब अब वो अलाउ करेगा कि आप जहाज़ यहाँ से ले जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान करना, पालन करना, रिस्पेक्ट, अबाइड बाय इसका सिनोनिम्स हो गया। ऑनर का रिस्पेक्ट, अबाइड बाय। ट्रूस मतलब शांति समझौता, सीज फायर या फिर एकॉर्ड इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, सीज फायर का सिनोनिम क्या होगा, ट्रूस होगा। वेसल्स मतलब जलपोत या जहाज, शिप्स या बोट्स। देखिए, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका जोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये ईरान है और ये जो आपका दिख रहा है ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। मतलब इधर कहीं पे इंडिया होगा, इंडिया का ये गुजरात वाला क्षेत्र होगा, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पे ये ईरान है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको ईरान ने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था भाई, क्योंकि अमेरिका बम्बार्डिंग कर रहा था, दैट्स वाई ये इसको क्लोज कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे, इधर ओमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉर डिड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखिए, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस, नीड नॉट हैव बिन लॉन्च्ड, ये पैसिव फॉर्म है एक्चुअली। नीड नॉट ये आपका मॉडल्स का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, यह युद्ध पहली बात तो शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस ईडियम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, वी शुडंट हैव कम हियर इन द फर्स्ट प्लेस। हमें पहली बात तो ये है कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही। ठीक है, किसी स्थिति की शुरुआत के बारे में बात करने के लिए, अक्सर किसी गलती को दर्शाने के लिए कि शुरुआत में ऐसा हो करना ही नहीं चाहिए। इन द फर्स्ट प्लेस वी शुड नॉट गो टू द पिकनिक, हमें पिकनिक जाना ही नहीं चाहिए था। बारिश हो गया तो क्या हो गया, पूरा एकदम प्लान सेबोटेज हो गया। सेबोटेज अभी देखे थे ना ऊपर में। तो दिस वॉर नीड नॉट हैव बीन लॉन्च्ड इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो ये है कि ये जो है वॉर शुरू ही नहीं होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए, नीड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है कि कार्रवाई अतीत में हुई लेकिन यह अनावश्यक थी, यह पिछली घटना की आलोचना है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ घट गया है घटना और वो होना नहीं चाहिए था, अनावश्यकता था, अनइम्पॉर्टेंट था, बेकार में वो काम हो गया, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। नीड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तुम्हें इतना महंगा उपहार खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जब कोई खरीद के लिए आता है तो हम लोग बोलते हैं ना, यू नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। वी डिड नॉट हैव ब्राउड द अम्ब्रेला, इट डिडेंट रेन। अब हम छाता लेके निकल पड़े हैं, ठीक है, मार्केट में, अब बारिश ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वी डिड नॉट हैव ब्राउड द अम्ब्रेला, इट डिडेंट रेन। अरे बारिश ही तो नहीं हुई, छाता बेकार में लाए। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ करेंगे कि वो घटना घट गई है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नीड नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द US and Iran had held multiple rounds of talks, and Omani and British officials said that a deal was within reach. अमेरिका और ईरान ने कई दौर की वार्ता की थी। ठीक है, मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, कई दौर की वार्ता हुई थी, और ओमानी तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था कि एक समझौता पहुंच के भीतर करीब था। मतलब अब डील होने ही वाला था, विद इन रीच था। ठीक है, मल्टीपल मतलब कई, विविध, न्यूमरस, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, ये तो पता ही है आपका। विद इन रीच एक ईडियम है, इसको नोट करेंगे, पहुंच के भीतर, संभव मतलब ऑलमोस्ट
होने ही वाला था। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अटेनेबल, इमिनेंट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, विक्ट्री इज़ विद इन रिच, ठीक है, मतलब जीत बहुत करीब है। विन इज़ विद इन रिच, ठीक है, जीत बहुत करीब है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बट मिस्टर ट्रंप aided and abetted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered the bombing of Iran on February 28। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फ्रेज़ है, ठीक है, aided and abetted, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये लीगल फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है अपराध में सहायता करना या फिर उकसाना, किसी को उकसाना। तो यहाँ पे उकसा कौन रहा है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मिस्टर ट्रंप को क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं। और एक तरह से बॉम्बिंग ऑफ ईरान ऑन फरवरी 28, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ? बॉम्बिंग हो गया कहाँ पे? ईरान में फरवरी 28 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। एडेड एंड अबेटेड, अपराध में सहायता करना है, उकसाना। देखिए, माई ब्रदर एट ऑल द आइसक्रीम एडेड एंड अबेटेड बाई माई डॉग, मेरे भाई ने सारी आइसक्रीम खा ली जिसमें मेरे कुत्ते ने उसकी मदद की। एडेड एंड अबेटेड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई प्लग्ड ऑल द मैंगोज, मैंने सारे आम तोड़ लिए। एडेड एंड अबेटेड बाई माई सिस्टर, मेरी बहन की मदद से मैंने सारे आम तोड़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलिंग इट्स सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी एंड सेवरल अदर्स, जिसमें उसके मतलब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमैनी और कई अन्य लोग मारे गए। जब 28 फरवरी को बम्बार्डिंग किया गया यूएस के द्वारा, तो कौन मारा गया? सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी, और भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। बॉम्बिंग मतलब बमबारी, एयर स्ट्राइक, ठीक है। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च। किलिंग का एक प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है, जो मुख्य क्रिया का परिणाम, रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। मुख्य क्रिया का ये परिणाम दिखा रहा है, किलिंग इट्स सुप्रीम लीडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ट्रंप ग्रेवली, देखिए वर्ड को देखेंगे गौर से, ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड ईरान्स रिस्पॉन्स, इट रीजनलाइज द कॉन्फ्लिक्ट बाय अटैकिंग यूएस बेसिस अक्रॉस the Gulf and dragged the global economy into it by taking control of the strait। यहाँ पे ट्रंप ने गलती कर दी है। एडिटर बोल रहा है कि ट्रंप ने मिस कैलकुलेट किया। अरे भाई, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाया था कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। वो तो समझ रहा था ईजिली वो सरेंडर कर देगा, ठीक है, ईजिली। बट यहाँ पे जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिखाया है वो उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है। इट रीजनलाइज द कन्फ्लिक्ट बाय अटैकिंग यूएस बेसिस अक्रॉस द गल्फ। देख, उसने पहली बात क्या किया, इसने ईरान ने खाड़ी भर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके संघर्ष को क्षेत्रीय बना दिया। मतलब अमेरिका का जितना भी ठिकाना था, ठीक है, खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पे उसने हमला किया। और फिर क्या किया? हॉर्मुज स्ट्रेट को, जलमार्ग को ही बंद कर दिया। इससे क्या हुआ? पूरे विश्व की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, ठीक है। तो ग्रेवली मतलब गंभीर रूप से, मतलब पूरा बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, मिसकैलकुलेट किया है ट्रंप ने। सीरियसली, सीवरली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मिसकैलकुलेटेड, गलत आकलन किया। अंडर एस्टिमेटेड, रीजनलाइज्ड मतलब क्षेत्रीय बना दिया। अब वो डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो खाड़ी देशों में उसके ठिकाना है वहाँ पे हमला कर रहा है। एक्सपैंडेड, लोकल इशू को बढ़ा दिया, रीजनलाइज कर दिया। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू, द यूएस एंड इजराइल पल्वराइज्ड ईरान ओवर द पास्ट 40 डेज। देखिए, ये सच बात है कि अमेरिका और ईरान ने इजराइल ने क्या किया? पल्वराइज कर दिया ईरान को पिछले 40 दिनों में। पल्वराइज वेरी इंपॉर्टेंट वन, देखिए इसको इसलिए मैंने हाईलाइट करा है। पल्वराइज मतलब क्या होता है? एकदम कुचल देना, चकनाचूर कर देना, नेस्ता नाबूद कर देना।
सिनोनिम्स क्या हो गए? एनहिलेट, डेमोलिश, क्रश। ठीक है, एंटोनिम्स होगा बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। सच बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को एकदम पल्वराइज कर दिया पिछले 40 दिनों में। ठीक है, मतलब कुचल देना, इसको भी नोट कर लेंगे। पल्वराइज मतलब कुचल देना, चकनाचूर कर देना। टू डिफीट, अल्टरली और क्रश इनटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। येट द यूएस डिडंट हैव एन ईजी ऑप्शन टू रीओपन द स्ट्रेट। फिर भी अमेरिका के पास जल डमरू मध्य मतलब जो जल मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की कोई आसान विकल्प नहीं था। अब मतलब उसको तो युद्ध विराम करना ही था, उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। किसके पास? ट्रंप के पास। ऑप्शन मतलब विकल्प होता है, रीओपन मतलब फिर से खोलना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। रिमार्केबली, इसका मतलब उल्लेखनीय, आश्चर्यजनक रूप से, मिस्टर ट्रंप सेंट्रल डिमांड टू एंड द वॉर वॉज फॉर ईरान टू रीओपन द स्ट्रेट दैट वाज ओपन बिफोर लॉन्च द वॉर। अरे भाई रेडिकुलस है। युद्ध के पहले तो ये स्ट्रेट जल मार्ग खुला ही हुआ था, और अभी युद्ध बंद करने के लिए उसका डिमांड क्या था कि भाई तुम उसको रीओपन कर दो स्ट्रेट को, जल मार्ग को, हॉर्मुज को। अरे भाई युद्ध से पहले तो खुला ही हुआ था, फिर तुम बम्बार्डिंग करे क्यों? क्या मजबूरी थी बम्बार्डिंग करने की? ठीक है, लास्ट में बोल रहे खोल ही दो, है इसका मतलब तुम तो झुक गए ना। चलिए इसका वर्ड्स देखते हैं। रिमार्केबली मतलब सरप्राइजिंगली, उल्लेखनीय रूप से, आश्चर्यजनक रूप से, सेंट्रल मतलब मुख्य या प्रमुख, डिमांड मतलब मांग। चलिए ये सब तो सिंपल वर्ड्स है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा में। ऑन डे वन द वॉर मिस्टर ट्रंप सेट सेवरल स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए जब युद्ध का पहला दिन था, ऑन डे वन ऑफ द वॉर, मिस्टर ट्रंप बहुत सारे स्वीपिंग ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे। स्वीपिंग क्या होता है? व्यापक, मतलब ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तय किए थे। ठीक है, क्या क्या लक्ष्य तय किए थे? इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉइंग ईरान्स मिसाइल कैपेबिलिटीज, इट्स नेवी, न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड परसुइंग रेजिम चेंज। इसमें क्या था कि मिसाइल क्षमताओं को, मिसाइल कैपेबिलिटीज़, उसकी नौसेना, इट्स नेवी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना शामिल था। और सत्ता परिवर्तन मतलब रेजिम मतलब होता है सत्ता, सत्ता परिवर्तन भी करना चाहते थे। ये सारे लक्ष्य थे डे वन में। किसका? ट्रंप इतना सोच के रखा था कि ये सब करना है। अब देखिए वर्ड्स देख लेते हैं। रिजीम मतलब होता है शासन या सत्ता। रिजीम चेंज मतलब ये एक फ्रेज की तरह यूज़ किया गया है कि फोर्सफुल रिप्लेसमेंट ऑफ वन गवर्नमेंट बाय अनदर, मतलब वहाँ का जो सरकार है उसको बदल देना, फोर्सफुल तरीके से बलपूर्वक किसी सरकार को चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड रेजिम चेंज। अब स्पोकन इंग्लिश में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखें, द पीपल प्रोटेस्टेड इन द स्ट्रीट डिमांडिंग द रेजिम चेंज। लोगों ने सत्ता परिवर्तन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नन हैज़ बीन मेट, बस 4 वर्ड का सेंटेंस है। नन हैज़ बीन मेट मतलब इसमें से पूरा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, कोई भी चीज़ पूरा नहीं हुआ। नन मतलब कोई नहीं, मेट मतलब पूरा होना। ठीक है, नन ऑफ माई फ्रेंड केम टू द पार्टी, इस तरह से नन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे दोस्त में से कोई भी पार्टी में नहीं आया। नन ऑफ हिज फ्रेंड केम टू प्ले क्रिकेट, मतलब उसके दोस्तों में से कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं आया। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। इन फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर द जो प्रोनाउन है नाउन टिपिकली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नाउन क्या जो नन है वो क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। नोटिस हाउ द ऑथर करेक्टली राइट्स नन हैज़ बीन मेट, नन हैव नॉट हैव बीन मेट, सॉरी नन हैव बीन मेट। कहने का मतलब नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसको आपको ध्यान देना है। नन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। The war has pushed up oil, gas and food prices, aggravating economic woes worldwide। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि युद्ध के वजह से तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ा दिया है। मतलब सारे प्राइसेस बढ़ चुके हैं, चाहे तेल के हो
गैस के हो या फिर खाद्यान्न हो, सब एकदम आसमान छू रहे हैं कीमतें। पुश्ड अप मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। पुश्ड अप मतलब बढ़ा देना। सिनोनिम्स हो गया इंक्रीज्ड, रेज्ड, एक्सकेलेटेड। कल ये वर्ड आया था एस्केलेटेड, ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। द हेवी रेन हैज़ पुश्ड अप द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट। बारिश की वजह से क्या हुआ, मार्केट में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है। हैवी रेन, पुश्ड अप का यूज़ कर लिया हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अग्रेवेटिंग इकोनॉमिक ऊज वर्ल्ड वाइड। अब देखिए अग्रेवेटिंग अगेन इंपॉर्टेंट वन। अग्रेवेशन मतलब किसी चीज़ को और बुरा कर देना, स्थिति को और बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना, अग्रेवेट करना, ठीक है, भड़काना, स्थिति को और बिगाड़ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्सनिंग, एक्सरवेटिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा एलिवेटिंग, सूदिंग, सूदिंग, ठीक है। ऊज मतलब होता है दुख, संकट। मतलब इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक ऊज है, मतलब आर्थिक संकट है, वो और एग्रेवेट हो गया, मतलब और गहरा हो गया, बिगड़ गया, और बद से बदतर हो गया, ठीक है। हाई प्राइसेस की वजह से एग्रेवेशन, स्थिति बिगड़ गया। इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, डोंट स्क्रैच द रेस, यू आर जस्ट एग्रेवेटिंग इट। मतलब अगर आपको रेस है, ठीक है, रैश मतलब जो घाव थोड़ा सूखने लगता है ना, हल्का सा सूखने लगता है तो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन टाइप का हो जाता है स्किन। अगर आप उसको स्क्रैच करोगे, ठीक है, खुजलाओगे, तो ये क्या, घाव और बढ़ जाएगा। तो डोंट स्क्रैच द रेस, यू आर जस्ट एग्रेवेटिंग इट। एग्रेवेट का हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट विल एग्रेवेट योर स्टडी। ये पढ़ाई को क्या करेगा, और बदतर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। In Iran's latest 10-point proposal, Tehran has reaffirmed its control over the Strait of Hormuz। देखिए हालिया में जो उसने 10 शर्तें रखी हैं, 10 पॉइंट का शर्तें रखी हैं, किसने, ईरान ने। तेहरान हैज़ रीअफर्म्ड इट्स कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसने पुनः नियंत्रण कर लिया है, अपने नियंत्रण को फिर से पुष्टि किया है, किसने, ईरान ने। रीअफर्म्ड मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, फिर से दृढ़ता से कहना। रीस्टेटेड, अपहेल्ड, रीइटरेटेड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखिए द सीईओ रीअफर्म्ड हिज कमिटमेंट टू द न्यू प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। सीईओ ने बैठक के दौरान नई परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की, मतलब फिर से पुष्टि करना। आई हैव रीअफर्म्ड दैट आई विल एक्सरसाइज डेली, आई विल गो टू द ग्राउंड डेली। आई हैव रीअफर्म्ड, फिर से मैं पुष्टि कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगेन आप देख सकते हैं, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये है जलमार्ग, और इसको रोका गया था ईरान के द्वारा। जिससे क्या हुआ था, प्राइसेस, मतलब इधर से जितने भी कुवैत से, इराक से, यूएई से, ठीक है, जितने भी जहाज़ आ रहे थे तेल और गैस के, सारे रोक दिए गए थे, या सारे इधर ही रुके हुए थे। जिसकी वजह से जो है लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड में ये तेल और गैस नहीं पहुंच रहे थे, तो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई थी, ठीक है, तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे थे। तो इस तरह से एक इकोनॉमिक बोल सकते संकट आया हुआ था। डिमांडेड अ रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शंस एंड गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। और क्या डिमांड किया ईरान ने, रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शन, जितने भी सैंक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, उसको हटाओ, जल्दी हटाओ। गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, और फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी अग्रेशन यानी अटैक नहीं होना चाहिए। 10 पॉइंट में ये भी शामिल है। सैंक्शन मतलब क्या होता है, ये अक्सर आप सुनते होंगे, आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध, प्रतिबंध जो लगा दिया जाता है एक देश का दूसरे देश के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सैंक्शन। अग्रेशन मतलब आक्रमण या हमला। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए द कंपनी फेस्ड सीवियर सैंक्शंस फॉर ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉज। सैंक्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो कंपनी ने बहुत सारे सैंक्शंस, ठीक है, कड़े सैंक्शन, प्रतिबंध झेले, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार फ्रॉम वीकनिंग ईरान, द यूएस इजराइल वॉर हैज़ लेफ्ट इट स्ट्रेटेजिकली स्ट्रोंगर इन एन इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल रीजन।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेजाइल रीजन। फ्रेजाइल मतलब होता है जो आसानी से टूट जाता है, ठीक है, आसानी से टूट जाता है, नाजुक, कमज़ोर। लेकिन ये जो फ्रेजाइल रीजन है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए यूज़ हुआ है, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है, उनके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सत्ता तुरंत पलट जाता है, बहुत ही फ्रेजाइल है, ठीक है, सत्ता पलट जाता है तुरंत, भी एक सरकार दूसरे सरकार को पर हावी हो जाती है। दैट इज़ वाई फ्रेजाइल इज़ यूज्ड, ठीक है। फार फ्रॉम वीकनिंग ईरान, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, अब सेंटेंस का फॉर्मेशन देख रहे हैं। फार फ्रॉम वीकनिंग ईरान, पहले उसका अपोजिट चीज़ रखा जा रहा है कि ईरान को कमज़ोर करने के बजाय द यूएस इजराइल वॉर हैज़ लेफ्ट इट स्ट्रेटेजिकली स्ट्रोंगर। अमेरिका और इसराइल का जो युद्ध है, इसके वजह से क्या हुआ, एक तेज़ी से नाजुक क्षेत्र में होते रणनीतिक रूप से अधिक मजबूत छोड़ दिया है। मतलब अब ईरान स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से स्ट्रोंगर है, मतलब एक मजबूत देश के रूप में उभर के सामने आया। कहाँ पे, फ्रेजाइल रीजन में, ठीक है, किसके वजह से, यूएस इजराइल वॉर की वजह से। चलिए इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, फार फ्रॉम एक्स डैश स्ट्रक्चर, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, दिस इज़ हाईली एडवांस्ड कंपेरेटिव ग्रामर स्ट्रक्चर। मतलब जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, तब हम लोग फार फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फार फ्रॉम एक्स टू वाई स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज़ हाईली एडवांस्ड कंपेरेटिव ग्रामर स्ट्रक्चर यूज्ड हैवली इन एसेज। अगर आप एसे लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अभी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट एम्फेसाइजेज आयरनी बाय स्टेटिंग दैट द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम एक्चुअली अकर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, उसका जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इफ मिस्टर ट्रम्प हैज़ रियलाइज्ड इवन बिलेटरली द स्केल ऑफ हिज मिसजजमेंट, इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर द वेस्ट एशिया। अब देखिए, बिलेटेडली, बिलेट मतलब होता है देर से, बिलेटेडली मतलब देर से, मिसजजमेंट मतलब गलत फैसला, मिसजजमेंट गलत फैसला। अगर जो ट्रम्प है उसको रियलाइज़, एहसास हो गया है कि भाई देर से ही सही, उसको एहसास हो गया है कि उसने एक गलत फैसला लिया था, तो ये वेस्ट एशिया के लिए, मतलब पश्चिम एशिया के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान डिजर्व्स ए क्रेडिट फॉर इट्स कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दैट हेल्प्ड ब्रिंग द टू साइड्स क्लोजर। यहाँ पे पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने क्या किया, दोनों साइड्स को, किसको, ईरान और अमेरिका को एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाया है पाकिस्तान ने। इसका मतलब कूटनीतिक प्रयास किया है, कौन, पाकिस्तान, जिससे दोनों देश बात करने के लिए अग्री हुए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक, उपयोगी, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, मेन थिंग है कि हाउ यू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन माई प्रेजेंटेशन, मेरी प्रस्तुति पर रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब पाकिस्तान एज ए मीडिएटर आया है यूएस और ईरान के बीच में, क्योंकि दोनों में वॉर हो रहा था। तो ये देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका का एक मजबूत ये फ्रेंडशिप है, और साथ ही पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है ईरान से। ये स्ट्रेटेजिकली मतलब ये एक मीडिएटर के रूप में सामने आया है, क्योंकि इसका दोनों के साथ रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द सीज फायर इज़ ओनली अ बिगिनिंग, लेकिन युद्ध विराम क्या, एक शुरुआत है। सीज फायर तो आप देख ही चुके हैं, युद्ध विराम या संघर्ष विराम, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, द टू वॉरिंग कंट्रीज फाइनली अग्रीड टू सीज फायर। जो दो देश युद्ध में लगे हुए थे, वॉरिंग, ठीक है, दोनों देश महीनों की बातचीत के बाद युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। वो युद्ध विराम के लिए क्या हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, सीज फायर, ठीक है। एक जैसे थोड़ा सा गेट खुला हुआ है ना, देखिए इसका एनालॉजी यहाँ पे इमेज में दिया गया है। ये थोड़ा सा जो गेट खुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीज फायर। वाइड गैप्स रिमेन बिटवीन यूएस और 15 पॉइंट प्रपोजल एंड ईरान 10 पॉइंट। मतलब अभी आसमान और ज़मीन का अंतर है, किसका, यूएस और ईरान के एक्सपेक्टेशन में। उनका जो पॉइंट है, यूएस के पास 15 पॉइंट प्रपोजल है कि 15 पॉइंट
वो रखा है, 15 बातें रखी हैं, और ईरान ने 10 बातें रखी हैं। इसमें क्या आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, वाइड गैप से। वाइड गैप से मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अंतर होना, व्यापक मतभेद। इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखिए, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन व्हाट यू प्रॉमिस्ड एंड व्हाट यू डिलीवर्ड। ये बहुत बड़ा अंतर है भाई, जो तुम प्रॉमिस करते हो और जो तुम करते हो, ठीक है। देर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन योर रूटीन एंड योर स्टडी, आई कैन से दैट, ठीक है। ये सबके साथ होता है कि रूटीन जो बनाते हैं और स्टडी जो करते हैं, इसके बीच में क्या होता है, वाइड गैप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान एंड पाकिस्तान से द ट्रूस अप्लाइज ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, ठीक है। ईरान और पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो ट्रूस, ट्रूस मतलब अभी हमने देखा था क्या, युद्ध विराम, दैट इज़ अनदर वर्ड फॉर सीज फायर, अप्लाइज ऑन ऑल फ्रंट मतलब सभी मोर्चों पे ये युद्ध विराम हुआ है, इंक्लूडिंग लेबनान मतलब लेबनान भी इसमें शामिल है। देखिए लेबनान यहाँ पे है, ये पाकिस्तान है, ये है ईरान, ठीक है। ये है लेबनान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नेतन्याहू इजरायली Mr. Netanyahu, while welcoming the ceasefire, has ruled out any halt to Israeli attacks in Lebanon। देखिए नेतन्याहू जो इजराइल के हैं वो क्या कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं सीज़ फायर को वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, बट हैज़ रूल्ड आउट एनी हॉल्ट टू इजरायली अटैक ऑन लेबनान। मतलब इसराइल जो है लेबनान पे अटैक करना नहीं छोड़ेगा, इस शर्त को नहीं मान रहा है कि ठीक है सीज़ फायर को हम मान लिए, लेकिन मैं तो लेबनान को मारूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हॉल्ट मतलब होता है रोकना, ठीक है, रोकना, ठहराव। रूल्ड आउट मतलब खारिज करना, इनकार करना। द डॉक्टर रूल्ड आउट अ फ्रैक्चर, इट्स जस्ट अ स्प्रेन। डॉक्टर ने क्या किया, फ्रैक्चर को इनकार कर दिया कि भाई कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्प्रेन, ये सिर्फ एक मोच है। इस तरह से हम लोग रूल्ड आउट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब खारिज करना, इनकार करना। विराट कोहली इज़ रूल्ड आउट ऑफ द मैच, विराट कोहली को मैच से रूल्ड आउट कर दिया गया, मतलब इनकार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, मैच नहीं खेलेंगे ड्यू टू इट हिज इंजरी। इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन इसराइल एंड इट्स मिलिट्रिज्म मस्ट बी रेंड इन। देखिए रेन मतलब होता है लगाम लगाना, ये फ्रेजल वर्ब है, रेंड इन ये ईडियम है ये, ठीक है। रेंड इन मतलब लगाम लगाना, नियंत्रित करना। अगर आप शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं इस क्षेत्र में, मतलब मिडिल ईस्ट में, तो इज़राइल और इसका जो मिलिट्रिज्म है, मिलिट्रिज्म मतलब सैन्यवाद, उस पर लगाम कसना होगा, समझे। रेंड इन मतलब ईडियम है, लगाम कसना, नियंत्रित करना। मिलिट्रिज्म मतलब सैन्यवाद। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, द मैनेजर नीड्स टू रेन इन द टीम्स एक्सेसिव स्पेंडिंग। मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो टीम का एक्सेसिव स्पेंडिंग है, मतलब अत्यधिक खर्च है, उस पर लगाम लगाना चाहिए। यू नीड टू रेन इन योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपने गलत आदतों पर लगाम लगाना चाहिए। इस तरह से हम लोग रेन इन का यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, नोट कर लें। फाइनली मिस्टर ट्रंप मस्ट बी रियलाइज दैट ही इज़ इंसेंडियरी रेटोरिक। अंत में मिस्टर ट्रंप को ये ज़रूर रियलाइज, एहसास होना चाहिए कि उसका जो इंसेंडियरी रेटोरिक है, इंसेंडरी मतलब होता है भड़काऊ, आग लगाने वाला, ठीक है। रेटोरिक मतलब बयानबाजी जो है, वो क्या करेगा, हिज वल्गरिज्म एंड जेनोसाइड थ्रेट्स, उसका जो अशिष्टता मतलब कुछ भी बक देता है, जो मुंह में आया बोल दिया, ठीक है। जेनोसाइडल थ्रेट्स, नरसंहार की धमकियाँ, बोल रहा था ना पूरा सभ्यता मिटा दूंगा, हाँ, पूरा कल्चर नेस्तनाबूद कर देंगे, ये सब क्या है, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी बोल रहे हो। आर नॉट जस्ट डिसग्रेस टू द ऑफिस ही होल्ड्स बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। देखिए ये जो तुम कर रहे हो ना, वल्गैरिटी, बयानबाजी, इंसेंडियरी रेटोरिक जो तुम कर रहे हो, ठीक है, किसी को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हो, ये क्या एक तरह से डिसग्रेस है, मतलब अपमान है जिस ऑफिस को तुम होल्ड कर रहे हो, प्रेसिडेंट हो तुम भाई। और इसका दूसरा परिणाम क्या है कि होल्ड्स
ऑफिस ही होल्ड्स, बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब उल्टा असर इसका क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका मतलब उल्टा असर भी होगा। अब इसका यूज़ कैसे हम लोग करते हैं काउंटर प्रोडक्टिव का। स्किपिंग लंच इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, यू विल जस्ट क्रैश एंड लूज फोकस लेटर। अगर तुम लंच को स्किप कर देते हो, इसका उल्टा असर क्या होगा, तुम्हारा फोकस चला जाएगा, ठीक है, बाद में थक जाओगे, यू विल जस्ट क्रैश मतलब थक जाओगे। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्किपिंग स्टडी इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, यू विल जस्ट लूज़ योर स्टडीड चैप्टर, मतलब जो तुम पढ़े हो वो भी तुम खो दोगे, मतलब भूल जाओगे। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब जस्ट उसका अपोजिट असर डालने वाला। नेक्स्ट, ही शुड वॉच हिज वर्ड्स एंड फोकस ऑन सिक्योरिंग अ ड्यूरेबल पीस। वॉच हिज वर्ड्स, उसे अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और फोकस किस पे करना चाहिए, सिक्योरिंग ड्यूरेबल पीस, मतलब उसको चाहिए कि वो एक अस्थाई शांति सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करे, ठीक है। ड्यूरेबल पीस यानी अस्थाई शांति प्राप्त करने की ओर उसका फोकस हो और अपने वर्ड्स पे वो ध्यान दे। वॉच हिज वर्ड्स मतलब जुबान संभालना, वही अपने शब्दों पे ध्यान दो, जुबान संभालो। ड्यूरेबल मतलब स्थायी, टिकाऊ। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, यू बेटर वॉच योर वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू द डिफ़िकल्ट क्लाइंट। जब तुम किसी मुश्किल क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए, जुबान संभालना चाहिए, अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट वॉच योर वर्ड्स वाइल टॉकिंग टू योर एल्डर्स। जब तुम अपने बड़े से बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ही वॉन्ट्स टू स्केप द मेस ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन, अगर वो उस मेस से, मेस मतलब क्या होता है, मुसीबत, दलदल जिसमें वो फंसा हुआ है, उससे वो निकलना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, ठीक है, तो उसे अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जबान पे लगाम लगाना चाहिए। एस्केप द मेस मतलब होता है मुसीबत से बचना। जैसे इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, आई नीड योर हेल्प टू एस्केप द मेस आई मेड एट वर्क यस्टरडे, ठीक है, जो मैंने कल किया था, ठीक है, काम पे, उस मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। एस्केप द मेस। देखो, चिल्ड्रेन ब्रोक द विंडो एंड ही नीड्स दे नीड्स योर हेल्प टू एस्केप दैट मेस। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, द बॉल इज स्टोलन बाय अ boy in our team. To escape that mess we must buy a new ball. ओके, थैंक यू। इस तरह से आज का ये एडिटोरियल ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ, ठीक है। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को सजेस्ट करिए, ठीक है, और अपने इंग्लिश को और मजबूत बनाइए और ट्राई करिए बोलने का, लिखने का। कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना ही जल्दी आपका कमांड इंग्लिश पे हो जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल। बाय बाय।